एक एक बात को ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सही अटेम्प्ट करना बहुत आसान काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपको एक अच्छा स्कोर दिलाता है, वेटेज भी अच्छी है और क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। MCT यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और MOD यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पहले हम MCT पढ़ेंगे, बाद में हम MOD पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या है इसका मतलब? तो ये चैप्टर जो है ना ये बात करता है अबाउट एवरेजेस। तो ये जो मेजर्स हैं ये क्या हैं? एवरेजेस हैं। और एवरेजेस कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताइए? 5। अभी तक ये नहीं पता चला, बताओ जरा। एवरेजेस होते हैं 5, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड, आपके 5 एवरेजेस होते हैं। और 5 के 5 एवरेजेस की एक फितरत है। फितरत यानी कि टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? टू लाई समवेयर इन द मिडल। ये आखिरी के रो में क्या है? मछली मार्केट खोल रखी है तुम लोगों ने? ओ फिश मार्केट, पढ़ लो, इतनी बातें कर रहे हो तेते चिल्ला चिल्ला करके। बेटा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो बाकियों को डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाके बातें कर लो, क्या दिक्कत है? अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ये आपके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, ये आपके 5 एवरेजेस होता है। उन पांचों की एक ही टेंडेंसी, एक ही फितरत है, टू लाई समवेयर इन द सेंटर। कौन सा सेंटर? तो अगर आपके पास कोई भी डेटा है, लेट्स आपके पास डेटा है मार्क्स का, हमारे पास मार्क्स है या फिर वेट का, ठीक है ना, मार्क्स का ले लेते हैं। लेट्स से आपके मैथ के मार्क्स हैं, कितने बच्चों के? 5, 10 बच्चों के ले लेते हैं, या 8 बच्चों के ले लेते हैं, 8 सही है, या 9 बच्चों के ले लेते हैं, 9 ठीक है। कितने मार्क्स हैं? मैं रैंडमली ले लेता हूँ जितने बच्चों के आ जाए। आउट ऑफ 50 एक बच्चे का है लेट्स से 8 नंबर, एक का है 12, एक का है 15, एक का है 18, एक का है 20, एक का है 22, एक का है 30। इतने ही बच्चे हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ जी, इन बच्चों के मार्क्स का एक और ले लेते हैं 35, 8। इन बच्चों के मार्क्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? जल्दी बताइए, अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस साइन का क्या मतलब होता है? सम ऑफ, समेशन। समेशन यानी कि सम। तो हमें सम करना है किसका? सभी एक्स का। कितना रहा है टोटल? 160। 160 अपॉन 8। आठवीं ऑब्जर्वेशन से क्या आ गया आंसर? 20। अब बताओ 20 जो है कहाँ लाई करता है? इधर। अब 20 से ऊपर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4, और नीचे 3, यानी 20। अगर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या 20 कहीं ना कहीं सेंटर में लाई करता है? करता है। एग्जैक्टली सेंटर नहीं बोला, समवेयर इन द सेंटर, कहीं ना कहीं सेंटर में लाई करता है। यस, यही फितरत इन 5 एवरेजेस की है, टू लाई समवेयर इन द सेंटर। और इसलिए इन एवरेजेस को हम क्या बोलते हैं? इन एवरेजेस को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लाई समवेयर इन द सेंटर ऑफ द डेटा। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? अब अगर इस डेटा का अरिथमेटिक मीन आपने निकाल ही लिया है तो मैं चाहूँगा कि आप ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन भी निकाल के दिखाएं। अगर आप लोगों को फॉर्मूलास अच्छे से आते हैं, याद हैं, तो अच्छी बात है। नहीं आते तो आपको याद दिला देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन में आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, और फिर करना है रेज़ टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1/8। हार्मोनिक मीन में आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन सेवन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन एट्थ ऑब्जर्वेशन। ये करना है।
फॉर्मूले याद आ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 20 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 35। ये आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का 119750400000। अब टू द पावर 1/8, कोई भी आंसर आपके पास है टू द पावर 1/8 निकालने के लिए क्या आप ये कर सकते हो? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है? 1/8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 कैसे निकालते हैं? एक बार स्क्वायर रूट दबाने से। तो 1/2 1/2 1/2 कैसे निकालोगे? 3 बार स्क्वायर रूट दबाने से। तो मैंने कैलकुलेटर पे 1 2 3 बार स्क्वायर रूट दबाया, मेरा आंसर आ गया 18.18। 18.18 बताओ कहाँ लाया करता है? इधर क्या कहीं ना कहीं ये भी सेंटर में लाया कर रहा है? हाँ। अगला एवरेज निकालते हैं। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा बताओ? कैलकुलेटर वाली ट्रिक याद है? क्या करेंगे? 1/8 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू m प्लस। इन सारे आंसर्स को निकालेंगे और मेमोरी में डालते रहेंगे। तो 1/8 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/18 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/22 is equals to m plus 1/30 is equals to m plus and 1/35 is equals to m plus। कैलकुलेटर की मेमोरी को सिर्फ एक काम आता है, आपने जो भी नंबर्स मेमोरी में पहुंचाए हैं मेमोरी उन सबको ऐड कर देगी। और हमें इनका एडिशन चाहिए था। अब अगर मुझे इन सबका एडिशन निकालना है मेमोरी से तो मैं MRC बटन को प्रेस करता हूँ। तो अगर मैं MRC बटन प्रेस करूँगा तो मुझे इन सबका टोटल मिल जाएगा। बट इन सब के टोटल की मुझे ज़रूरत अभी नहीं है, मुझे कब पड़ेगी? जब मैं 8 से इसको डिवाइड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? 8 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल्स टू, तो आंसर आ जाएगा 16.39। 8 डिवाइड बाय MRC प्रेस करते ही जो टोटल था वो आपकी स्क्रीन पे आ गया। फिर आपने इक्वल्स टू प्रेस किया, आपका डिवाइड होने के बाद वाला आंसर आ गया। जो बच्चे MRC के बाद रुक जाते हैं उनको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि MRC प्रेस करने पर जो टोटल है इनका वो स्क्रीन पर दिखता है। आपको आंसर चाहिए तो इक्वल्स टू दबाना पड़ेगा। अगली बात समझ? तो आपने देखा कि आंसर भी कहाँ लाया करता है, जल्दी बताओ। 18 और 20 के बीच में। तो जितने भी एवरेजेस थे, सॉरी 15 और 18 के बीच में HM। तो आपने क्या देखा कि तीनों ही एवरेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर में लाया करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एवरेजेस का काम क्या होता है, जल्दी बताइए। इन एवरेजेस का काम क्या है? अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ 20, तो 20 क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा। यानी कि मेरी क्लास में जो बच्चों ने टेस्ट दिया आउट ऑफ 50 उन्हें कैसा परफॉर्म किया है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आपने 50 नंबर का टेस्ट लिया था मैथ्स का, बच्चों ने दिया था, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, अगर 100 बच्चे हैं तो मैं 100 बच्चों के मार्क्स तो नहीं बताऊंगा, तो मैं क्या करूँगा? उन सबका एवरेज निकाल लूँगा। एवरेज के लिए मैं कोई भी एवरेज निकाल सकता हूँ, बट इस सिचुएशन के लिए बेस्ट एवरेज क्या है? अरिथमेटिक मीन। मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और बोलूँगा कि बच्चों ने ठीक परफॉर्म किया, ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया। एवरेज स्कोर 20 था आउट ऑफ 50। तो इस एवरेज का क्या काम होता है? टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा, टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? हाँ जी, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं ये रिवाइज हो भी गया, एग्जाम्पल के साथ ही रिवाइज हो गया, ठीक है ना। अब अगर हमें इस डेटा का कर ही लेते हैं, दो एवरेजेस बच गए, मीडियन एंड मोड। मीडियन निकालना है तो क्या होगा? मीडियन क्या होता है? मिडल ऑब्जर्वेशन। तो आप देखोगे कि 4 ऑब्जर्वेशंस ये रही और 4 ऑब्जर्वेशंस ये रही, तो बीच की ऑब्जर्वेशन तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जो बीच की 2 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। 18 और 20 का अरिथमेटिक मीन कितना होता है? 19। तो ये आपका मीडियन आ जाएगा। मीडियन क्या होता है? वो एग्जैक्टली बीच में लाया करता है। ध्यान सुनना, 5 एवरेजेस होते हैं, एक एवरेज एग्जैक्टली सेंटर में लाया करता है और बाकी एवरेजेस समवेयर इन द सेंटर लाया करते हैं, और हर एक का एक ही काम है, टू रिप्रेजेंट द डेटा। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? एक एवरेज मीडियन एग्जैक्टली बीच में लाया करता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द मिडिल वैल्यू।
व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और बाकी के एवरेजेस कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं। अच्छा, इस डेटा का मुझे मोड निकालना है, तो कौन बच्चा है जो निकाल सकता है? मोड होता क्या है? ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। क्या इस डेटा के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है तो मोड निकल सकता है क्या? नालायको निकल सकता है। मोड का एक और फॉर्मूला भी होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन कितना आया? 19 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन कितना आया? 20। 19 इंटू 3 माइनस 40 कितना होता है? बताओ 17 भी कहाँ लाई कर रहा है? 18 और 15 के बीच में, यानी सारे ही एवरेजेस कहीं ना कहीं बीच में लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बताओ ये चैप्टर का बेसिक क्लियर हो गया? बेसिक क्लियर हो गया? आइए जी, अब आगे धीमे धीमे करके बढ़ते हैं। हम एक एक करके सारे एवरेजेस को डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज़। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज़। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आप सबको समझा दिया कैसे निकालते हैं, अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो दोबारा। AM निकालना सबको आता है, मीडियन निकालना सबको आ गया, मैं फिर भी दोबारा से समझा दूंगा एक बार। मोड निकालना सबको आता है, नहीं आता तो एक और बार सिखा दूंगा। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी एक बार सिखा दूंगा। तो जब वो एवरेज होंगे तो एक और बार ट्राई कर लेंगे। अरिथमेटिक मीन में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 9 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ, जल्दी बताइए, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, आर इक्वल या आर सेम कुछ भी बोल सकते हो, से ए, देन अरिथमेटिक मीन क्या होगा? बताओ, अरिथमेटिक मीन भी क्या होगा? ए होगा। देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो सेम, दैट इज ए। देखो ना, आप लोगों के 12th क्लास में मान के चलो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इको, अकाउंट्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। पांचों में एडिशनल को गोली मारो, इन पांचों में आपके 95 आए, मतलब आपकी कितनी परसेंटेज आएगी? क्या परसेंटेज कैलकुलेट करोगे? आपको पता है 95 बनेगी। तो अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सेम होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम से 95, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो 95। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? अच्छा, परसेंटेज जो आप निकालते हो वो और अरिथमेटिक मीन सेम होता है, आपने कभी ये रियलाइज किया? जल्दी बताओ। अरिथमेटिक मीन और परसेंटेज सेम होता है, सुनो कैसे। लेट्स से किसी बच्चे के 12th में 5 सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं, एक में 80 आए हैं, एक में 85 आए हैं, एक में 87 आए हैं, एक में 93 आए हैं और एक में 95 आए हैं। इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? सबको ऐड करोगे अपॉन 500 इंटू 100, ऐसे निकालते हो। ये अगर 2 जीरोस और 2 जीरोस कट जाएं तो क्या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया? बन गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन सेम चीज होती है? यस, ठीक है ना? तो आप रियल लाइफ में बहुत बार एवरेजेस निकाल चुके हो, अरिथमेटिक मीन निकाल चुके हो। जब भी परसेंटेज निकालते हो आप एक एवरेज ही निकाल रहे होते हो। और ये क्यों निकालते हो? मतलब परसेंटेज क्यों निकालते हो? क्योंकि आपके मार्क्स को, जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स उनको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हर कोई आपसे क्या पूछता है? आपकी परसेंटेज पूछता है, ठीक है ना? तो क्या फितरत है इन एवरेजेस की? टू रिप्रेजेंट द डेटा। वो यहाँ पर हमारा क्लियर भी हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 88%, या सिंपली 88 भी बोलोगे तब भी काम चल जाएगा। 88 क्या है? एवरेज है, और 88% आपकी परसेंटेज, एक ही चीज़ है, ठीक है ना? आइए जी, तो सारी ऑब्जर्वेशन अगर सेम है ए, तो उनका अरिथमेटिक मीन भी सेम होगा, ठीक है ना? तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपके हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए होते, तो 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, क्या मैं इसको 80 मल्टीप्लाई बाय 5 बोल सकता हूँ? तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 और नीचे का 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 80। या 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, 400 और 5 80, कुछ भी कर लो। आइए जी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ डिविएशन इज इक्वल्स टू 0 व्हेन डिविएशंस
आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं तो उसी की प्रॉपर्टी है। डेविएशन क्या होता है जल्दी बताओ, x माइनस ए। अब क्या बोलता है कि अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त जो डेविएशंस के लिए ए ले रहे हो वो अरिथमेटिक मीन ले रहे हो। ए क्या ले रहे हो, अरिथमेटिक मीन ले रहे हो। वैसे ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है। बट आपने क्या बोला, कि अगर आपने x में अरिथमेटिक मीन माइनस किया है, पूरे डेटा का जो अरिथमेटिक मीन है वही माइनस किया है, और फिर आप सारी डेविएशंस को ऐड कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, करके देख लो। x ले लेते हैं हम 5, 8, 7, 13, 12। बताओ जी अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, पाँच 8 13, 13 7 20, 20 और 15 45, 45 अपॉन 5 9। अब आप क्या करो, x माइनस एक्स बार करो और इसका टोटल देखो 0 आएगा। 5 माइनस 9, 8 माइनस 9, 7 माइनस 9, 13 माइनस 9 और 12 माइनस 9 आ रहा है 0। -4 -1 -2 कितना हो गया, -7, -7 + 7 कितना हो गया, 0। तो ये हमेशा 0 आएगा। यही बात बोलती है प्रॉपर्टी 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन। अगर डेविएशंस कहाँ से ले जाएं, अरिथमेटिक मीन से ले जाए तो। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना और समझना। थर्ड है चेंज ऑफ ओरिजिन, फोर्थ है चेंज ऑफ स्केल, और फिफ्थ है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इस बात को ध्यान से समझ लो, स्टैटिस्टिक्स में यही सेम चीज़ बहुत बार रिपीट होने वाली है। एमसीटी में भी 5 एवरेजेस में आएगी, 5 में नहीं, 3 एवरेजेस में आएगी, 2 में नहीं आएगी। एमओडी मेजर ऑफ डिस्पर्जन 4 होते हैं, जैसे एमसीटी 5 होते हैं, एमओडी 4 होते हैं, उन चारों में आएगी ये बात। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन में, कोरिलेशन में भी आएगी और रिग्रेशन में भी आएगी। यही चीज़ का रेपिटेशन होगा। अप्लाई अलग अलग तरीके से होगी हर जगह, बट रेपिटेशन होगा। तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल होता क्या है। ध्यान से सुनो, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ कर रहे हैं। मेरे पास डेटा है x 10, 15, 17, 20 और 23। बताओ जी इस डेटा का अरिथमेटिक मीन क्या है, x बार। सत्रह, ओके। तो x बार कितना आ गया, 17 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना, हम क्या कर रहे हैं, लेट से मैंने आप बच्चों का टेस्ट लिया था आउट ऑफ 30 मार्क्स, तो ये आप लोगों के 5 बच्चों के नंबर मेरे पास हैं। अब हुआ क्या, एक क्वेश्चन गलत था, और वो चीज़ हमें बाद में पता चली। तो अब सभी मेरे पास आ गए, बोलते सर हमारे 2-2 नंबर बढ़ाओ सबके। एक क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था लेट से। मतलब ठीक है जी, आप सबके 2-2 नंबर बढ़ा देता हूँ। तो ये तो ओल्ड मार्क्स हैं, न्यू मार्क्स को मैं वाई बोल रहा हूँ, वाई। तो बताओ न्यू मार्क्स कैसे आएंगे, जल्दी बताओ। ओल्ड मार्क्स +2, ठीक है ना। तो आपको जो नया वेरिएबल y है वो कैसा आ रहा है, ओल्ड वेरिएबल +2 करके। तो जिस बच्चे के 10 थे उसके 12 हो गए, जिसके 15 थे उसके 17 हो गए, जिसके 17 थे 19 हो गए, जिसके 20 थे 22 हो गए, जिसके 23 थे 25 हो गए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पहले 17 नंबर इन बच्चों के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता था, बट अब कौन सा नंबर इन बच्चों के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं अरिथमेटिक मीन ऑफ y निकालना चाहता हूँ। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y यानी कि y बार कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट हमने क्या बोला, हमने बोला कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलती है कि आप x को रिप्लेस कर दो x बार से और उसमें वही सेम कांस्टेंट ऐड कर दो, तो आपका y बार आ जाएगा। तो x बार कितना था, 17, इसमें ऐड कर दे वो कांस्टेंट जो x में ऐड हुआ है, यानी कि 2, तो आपका y बार आ जाएगा। लो जी, y बार आ गया आपका 19। क्लियर हो गया। शॉर्ट ट्रिक है ये अरिथमेटिक मीन ऑफ y निकालने की। ये कब निकल सकता है, जब ओल्ड ऑब्जर्वेशन में, हर एक ओल्ड ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड हो गया है, हर एक ऑब्जर्वेशन में एक सेम नंबर ऐड हुआ है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में एक अलग अलग नंबर ऐड हुआ है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ये कब अप्लाई होगी, जब पुरानी ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, हर एक ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट के ऐड कर दिया जाए। वो कांस्टेंट के इस केस में 2 था। अब सुनो आगे, ये एक प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन है, चेंज ऑफ स्केल है।
ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, कि अगर नया वेरिएबल y आता है कैसे, ओल्ड वेरिएबल x में कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस करके, कोई भी कांस्टेंट के प्लस या माइनस करके, तो फिर नए वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा, पुराने वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस दैट कांस्टेंट। ये है चेंज ऑफ ओरिजिन। बात क्लियर हो गई सबको? अब पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्केल। ये आपका y1 बोल देता हूँ मैं, y1। अब आ गया y2। y2 कैसा है सुनो, y2 कैसा है, मैंने आपके मार्क्स में एक कांस्टेंट प्लस माइनस ना करके ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय 5। तो बताओ y2 क्या आएगा, जल्दी बताओ। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 55, 75 सॉरी, फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 85, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 100, और 23 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 115। अब अगर आपको y2 का अरिथमेटिक मीन निकालना है, y2 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, एक तो तरीका क्या है, सारी y2 को ऐड करो अपन 5 करो। दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो अरिथमेटिक मीन ऑफ x था उसमें वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या था अरिथमेटिक मीन ऑफ x 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, आपका आंसर 85 आ जाएगा। तो आप इन सबको ऐड करके अपन 5 करोगे 85 आएगा, और ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से भी 85 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, नथिंग बट प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल। तो क्या है चेंज ऑफ स्केल जल्दी बताइए, कि इफ y इज इक्वल्स टू, y कैसा है जल्दी बताओ, नया वेरिएबल कैसा आया है, पुराने वेरिएबल में या तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके या फिर कोई भी कांस्टेंट डिवाइड करके, अभी मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो फिर y बार कैसे आएगा, पुराने वेरिएबल के अरिथमेटिक मीन में सेम वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। बट चेंज ऑफ स्केल सिर्फ मल्टीप्लाई की बात नहीं करता, डिवाइड की बात भी करता है। तो अगर आपका नया वेरिएबल y आया है पुराने वेरिएबल में कोई कांस्टेंट डिवाइड करके, तो फिर y बार कैसा आएगा, पुराने वेरिएबल के अरिथमेटिक मीन में सेम वही कांस्टेंट डिवाइड करके। ये आपका चेंज ऑफ स्केल है। तो ओरिजिन और स्केल में क्या फ़र्क है, ओरिजिन में जो नया कांस्टेंट है वो या ऐड होता है या माइनस होता है ओल्ड वेरिएबल में, बट चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो या तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है ओल्ड वेरिएबल में। आ गई बात समझ? ठीक है, इजी। अब आ जाते हैं हम दोनों के मिक्सचर पर, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब y3 वेरिएबल आया है कैसे, सुनो ध्यान सुनो। हमने पुराने वेरिएबल में x में मल्टीप्लाई किया 5 और ऐड किया 10, तो y3 कैसा है, 5x प्लस 10 करके, कैसा है 5x प्लस 10 करके, 5x प्लस 10 करके। अब y3 बार कैसा आएगा, ओल्ड वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 करके। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 85, 85 प्लस 10 कितना होता है 95। ये आपका आंसर आ जाएगा। और जी करके देखते हैं। तो आपको पहले देखो बॉडमास रूल क्या कहता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन ऐड। तो अगर आपको बॉडमास रूल लगाओगे तो पहले x को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, फिर ऐड करोगे 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50 प्लस 10 60, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, 75 प्लस 10 85, देन 17 मल्टीप्लाई बाय 5 85, 85 प्लस 10 95, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, 100 प्लस 10 110, 23 मल्टीप्लाई बाय 5 115, 115 प्लस 10 125। आप इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, आपका आंसर 95 ही आएगा। आ रहा है? बताओ भाई। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसमें दोनों चीज़ हो रही हैं, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। इस बात को भी लिख लो, सुनो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। इफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, पहले जो कांस्टेंट ले रहे थे वो k ले रहे थे, देखा आपने k k k k,
बट अब दो कांस्टेंट हैं, एक ऐड हो रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक माइनस हो रहा है और एक डिवाइड हो रहा है, या एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि क्योंकि दो कांस्टेंट हैं तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया b और एक कांस्टेंट ले लिया a, दो कांस्टेंट है। तो b और a में कौन सा चेंज ऑफ ओरिजिन है, कौन सा चेंज ऑफ स्केल है? a क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन, और b क्या है? चेंज ऑफ स्केल। तो क्या लिखा है? इफ y इज इक्वल्स टू, नया वेरिएबल y कैसे आया है? x वेरिएबल में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एंड देन एक कांस्टेंट ऐड करके, देन y बार कैसे आएगा? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बार करके आएगा। यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ x में वही सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, वही सेम कांस्टेंट ऐड करो, तो आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ y आ जाएगा। ओरिजिन एंड स्केल। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? बताओ। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? इजी, वेरी इजी। सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, बताओ ये प्रॉपर्टीज क्या थी? सिक्स्थ याद है? सम ऑफ डिवीजन का स्क्वायर इज मिनिमम when divisions were taken from अरिथमेटिक मीन, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन यानी कि अगर मैं d कैलकुलेट करता हूं कैसे x माइनस एक्स बार करके, यानी हमारा जो डिवीजन लेने के लिए डिवीजन कहता है x माइनस एनी नंबर अज्यूम्ड मीन, तो a क्या है? x बार है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिवीजन का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, यानी मुझे इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इनको ऐड कर रहा हूँ, इनको ऐड कर दिया, तो जो आंसर आया वो क्या होगा? मिनिमम होगा। करके देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो लेट से हमारे पास डेटा है 5, 12, 15, 20 और 23। बताइए इस डेटा का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? 15 आ रहा है, इसे 28 कर दो। अब फुल आ रहा है? मैं आखिरी वाले को 28 कर दिया बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 15 नहीं चाहिए था। पहले 13 आ रहा था, अरे देख एक का गैप आएगा बच्चों, दो का ही नहीं सकता कि मैं 5 से समय इंक्रीज किया है। ट्वेंटी 28 के साथ क्या आ रहा है? 16, ठीक है। अब सुनिए, इस डेटा का मीडियन क्या है? बताओ जी, मीडियन क्या है? 15, मिडल ऑब्जर्वेशन ये रही 15, ये मीडियन है। अब हमने क्या किया? डिवीजन फ्रॉम एक्स बार निकाला, फिर डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकाला, फिर डिवीजन फ्रॉम एक्स बार जो निकाला था उसको स्क्वायर किया, फिर डिवीजन फ्रॉम मीडियन जो निकाला था उसको स्क्वायर किया, और फिर आंसर्स को एनालाइज करना है। तो x माइनस एक्स बार यानी 15 माइनस 16, 12 माइनस 16, 15 माइनस 16, 20 माइनस 16 और 28 माइनस 16। पता उसका सम क्या आएगा? कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है? प्रॉपर्टी 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। फिर x माइनस मीडियन किया, यानी 5 माइनस 15, 12 माइनस 15, 15 माइनस 15, 20 माइनस 15 और 28 माइनस 15। इसका आंसर क्या आएगा? इससे कोई भी प्रॉपर्टी डील नहीं करती, याद रखना, एक भी प्रॉपर्टी नहीं जो उस चीज़ से डील करती हो। अब हमने क्या किया? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला, यानी कि 11 का स्क्वायर। इन सबको ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। और फिर x माइनस मीडियन जो निकाला था, डिविएशन फ्रॉम मीडियन, इनका भी स्क्वायर निकाला। 298।
अब ये जो आंसर है ना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये बोलती है प्रॉपर्टी 6। अब मिनिमम है के लिए हमने कंपैरिजन के लिए क्या किया, हमने कंपैरिजन के लिए डेविएशन फ्रॉम मीडियन का स्क्वायर निकाल लिया, और ये आंसर आप देखोगे इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ही आएगा। इससे छोटा आंसर आप ला ही नहीं सकते अगर आप डेविएशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हो तो। दिस इज द लीस्ट आंसर जो आप ला सकते हो। अगर आप डेविएशंस को स्क्वायर करते हो तो आपको लीस्ट आंसर चाहते हो तो डेविएशंस कहाँ से निकालो, अरिथमेटिक मीन से निकालो। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? आ गया? तुम लोग ऐसे छुप छुप के बातें कर रहे हो, ये आप तीन बहुत बातें कर रहे हो बेटा, और खासकर वो बीच में जो बैठे हैं, थोड़ा कम सही रहेगा। आइए जी, प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ आ गई बच्चों? द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। चलो 6 प्रॉपर्टीज हो गई 9 में से 7, 8, 9। 7, 8, 9 बहुत इजी हैं, उनको प्रॉपर्टीज बोलते नहीं वैसे तो, बट मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने बुक में प्रॉपर्टीज में डाल रखा है लोगों को। 7th है करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन। करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन, क्या इसको समझाने की ज़रूरत है? यह आता है, हाँ जी, करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन। अगर आपको मैं बोलूँ कि 10 बच्चों ने टेस्ट दिया और उनका एवरेज स्कोर 15 आया, बट बाद में पता चला कि इसमें से एक बच्चा जो था उसके मार्क्स मैंने आउट ऑफ 10, एक बच्चा जो था उसके मार्क्स मैंने गलत रिकॉर्ड किए। मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिए? 18, जबकि रिकॉर्ड कितने करने चाहिए थे? 13। मैं जानना चाहता हूँ करेक्ट अरिथमेटिक मीन। करेक्ट अरिथमेटिक मीन, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन उन 10 ऑब्जर्वेशन को लेकर कंसिडर किया जिसमें एक गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन n। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, x बार को n से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉन्ग समेशन x निकाला। रॉन्ग समेशन x कैसे निकाला? x बार और n को मल्टीप्लाई करके, यानी 15 और 10 को मल्टीप्लाई करके। तो देखो 150 अपॉन 10 करने से ही तो 15 आया होगा, 150 अपॉन 10 करने से ही तो 15 आया होगा, बट ये जो 150 है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 18 इंक्लूडेड है, जबकि होना चाहिए था 13। तो मैं निकालूंगा करेक्ट समेशन x। तो मैंने क्या किया, 10 बच्चों के नंबर में से उस बच्चे के नंबर जो गलत हैं वो हटा दिए, और उस बच्चे के सही नंबर को ऐड कर दिया। तो अभी आ गया करेक्ट टोटल, कितना आ रहा है? 145। अब करेक्ट x बार कितना आ जाएगा? करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 145 अपॉन 10, यानी कि 14.5। ये था प्रॉपर्टी नंबर 7। अभी यहाँ पर एक रॉन्ग और एक करेक्ट थी, हो सकता है 2 रॉन्ग 2 करेक्ट हो, तो रॉन्ग वाली को माइनस करो, करेक्ट वाली को ऐड करो, इजी। 8th है आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। मैंने टेस्ट लिया अब बच्चों का, और अब बहुत चीटिंग करते हुए मैंने देख लिया, तो मैंने क्या किया, बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बिठा दिया, ठीक है ना, एक क्लास में 10, एक क्लास में 15। अब जो पहली क्लास के बच्चों का अरिथमेटिक मीन आया वो आया लेट से आउट ऑफ 50 23, और दूसरी क्लास के बच्चों को जो अरिथमेटिक मीन आया आउट ऑफ 50 वो आया लेट से 21, यानी दूसरी क्लास में नालायक बच्चे बैठे थे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इन 25 बच्चों के मार्क्स का अरिथमेटिक मीन निकालूं, यानी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालूं, तो क्या होगा? तो क्या करेंगे जल्दी बताइए। अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया ये वाला, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या मैं पहली क्लास के बच्चों का और दूसरी क्लास के बच्चों के मार्क्स का टोटल निकाल सकता हूँ। क्या करेंगे? 23 इंटू 10 एंड 15 इंटू 21, 315। तो पहली क्लास में जो बच्चे थे 10 बच्चे, उनके मार्क्स का टोटल है 230, और दूसरी क्लास में जो 15 बच्चे थे उनके मार्क्स का टोटल है 315। तो 25 बच्चे, जो टोटल 25 बच्चे हैं, इन सबके मार्क्स का टोटल कितना हो गया? 230 प्लस 315 545, और टोटल बच्चे कितने हैं? 25।
10 + 15 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 21.8। आपको याद रखना है कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन जितने भी कंबाइंड होते हैं ये हमेशा अपने जो दो एवरेजेस गिवन होते हैं इनके बीच में आते हैं। तो देखो 21 से छोटा नहीं आ सकता और 23 से बड़ा नहीं आ सकता, इनका कंबाइंड इनके बीच में ही आएगा। अगर इस रेंज के बाहर आ रहा है तो आपने पक्का कुछ गलत किया है। देखो 21 और 23 के बीच में ही 21.8 कहीं ना कहीं लाई करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया बताओ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का? 230 कैसा आया? n1 और x1 बार को मल्टीप्लाई करके, फिर 230 में हमने क्या ऐड किया? 315। 315 कैसा आया? n2 और x2 बार को मल्टीप्लाई करके, फिर हमने इसको डिवाइड किया किससे? 25 से। 25 कैसा आया? n1 + n2 करके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? 9th वाला कर लें अब। 9th है वेटेड अरिथमेटिक मीन। आपके 12th क्लास में इंग्लिश में, मैथ्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंट्स में और इको में, इन 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं? ये इंग्लिश है, ये इको है। लेट्स से 80, 90, 85, 95 और 95। अब हम जानना चाहते हैं, अब एक यूनिवर्सिटी में गए एडमिशन लेने और यूनिवर्सिटी ने बोला कि अगर आपकी वेटेड परसेंटेज 92 है तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे। आपने उनको बोला वेटेड परसेंटेज क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी 2 सब्जेक्ट्स को, मैथ्स को एंड अकाउंट्स को ज़्यादा वेटेज देती है। कितनी वेटेज देती है आपने पूछा, तो उन्होंने बोला बाकी सब सब्जेक्ट्स की तो 1-1 है, इन 2 सब्जेक्ट्स की वेटेज ट्वाइस है, डबल है। तो अगर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके आपकी 92% बनती है तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। अब आपको अपनी वेटेड परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? आप वेट को मल्टीप्लाई करोगे x से, तो 80 × 1 80, 90 × 2 180, 85 × 1 85, 95 × 2 190 और 95 × 1 95। अब बताओ वेटेड टोटल कितना आ रहा है? इसको हम बोलते हैं वेटेड टोटल 630। तो हमने बोला कि आपकी जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है वो होगा सम ऑफ WX अपॉन सम ऑफ W। तो 630 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है? 90। हाँ, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाया भाई, क्योंकि आपकी वेटेड परसेंटेज 92 नहीं बनी। नॉर्मल परसेंटेज कितनी आ रही है वैसे? 80 + 90 + 85 + 95 + 95 अपॉन 5 कर दोगे, आ जाएगा 89। तो नॉर्मल परसेंटेज 89 है बट वेटेड परसेंटेज 90 है। क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आए आपने उनको ज़्यादा वेटेज दी, ठीक है ना। मैथ्स में 90 थे, अकाउंट्स में 95 थे, ठीक है ना, तो आपकी वेटेड परसेंटेज ज़्यादा बनी। बट अगर आपने जिन सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आए हैं इनको ज़्यादा वेटेज दी होती तो आपकी वेटेड परसेंटेज 89 से ज़्यादा आती, कम आती। अरे बात समझ, खुद सोचो ना, अगर आप जिस कॉलेज में जाओ और वो उन्हीं सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा दे जिसमें आपके कम आए हैं, तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? दुखी। आप बोलोगे यार वैसे तो परसेंटेज ज़्यादा बन रही थी बट इन्हें उन्हीं सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा दी जिसमें कम आया, तो मेरी वेटेड परसेंटेज और कम हो गई। और जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा है उन्हीं को वेटेज ज़्यादा मिलेगी तो उल्टा हो जाएगा, फिर आप खुश हो जाओगे कि जिनमें ज़्यादा हैं उन्हीं को ज़्यादा वेटेज मिल रही है तो मेरी वेटेड परसेंटेज बढ़ गई। यानी कि उससे क्या समझ आता है कि अगर आप एवरेज निकालते वक्त छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज दोगे तो आपका एवरेज घटेगा, और अगर बड़ी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज दोगे तो आपका एवरेज जो है वो बढ़ेगा। आ रही बात समझ? क्लियर? अगर आप एवरेज निकालते वक्त छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज दोगे तो आपका एवरेज घटेगा, और बड़ी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज दोगे तो आपका एवरेज बढ़ेगा। चलो भाई, हमारा अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जल्दी से ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आइए, सुनिए,
ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है। अगर आपके पास लेट से 4 ऑब्जर्वेशन हैं, 2, 5, 8 और 10, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर रेज़ टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 10, 80, 800 टू द पावर 1/4। अब 800 टू द पावर 1/4 निकालने के लिए 800 टाइप करेंगे कैलकुलेटर पर और 2 बार अंडर रूट, आपका आंसर आ जाएगा 5.3। और अगर इसी डेटा का आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे AM, तो 5.318 से ज़्यादा आएगा। 2 + 5 + 8 + 10 डिवाइड बाय 4, ये आंसर आ रहा है 6.25। और ये हमेशा ऐसा होता है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था क्या, कि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कम होता है अरिथमेटिक मीन से, हमेशा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि ये छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज देता है, और छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज देने की वजह से इसका एवरेज जो है वो कम बनता है, नॉर्मल से कम बनता है। नॉर्मल अगर ये है तो ज्योमेट्रिक मीन का इससे कम बनता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स। ठीक है ना। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन का ये चीज़ क्लियर हो गया हम लोग को, कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो गया कैसे करना है कैलकुलेट। अब आगे सुनो, अगर आपको लॉग निकालना है यूजिंग कैलकुलेटर उसकी ये ट्रिक है, अगर आपको एंटी लॉग निकालना है यूजिंग कैलकुलेटर उसकी ये ट्रिक है। ठीक है ना, आपको ऑलरेडी ये आपको करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। अब ध्यान से सुनना, बातें नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पहली प्रॉपर्टी, इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0 ज्योमेट्रिक मीन इज 0। बताओ क्यों? अगर आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी भी बड़ी हो बट एक ऑब्जर्वेशन 0 हो जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, और 0 रेज़ टू द पावर एनीथिंग इज 0। तो अगर एक भी ऑब्जर्वेशन 0 है तो ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा। अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी सेम होगा। अगर सारी ऑब्जर्वेशन 10 हैं और ऑब्जर्वेशन 4 है, लेट से 4, और सारी ऑब्जर्वेशन 10 हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा, 10 होगा। 10 × 10 4 बार हो रहा है, 10 टू द पावर 4 हो गया, और पार क्या है 1/4, 4 कट गया, आंसर आ गया 10। So if all observations are same, then geometric mean is also same। ये वाला जो पैटर्न है वाला, ये 5 एवरेजेस में अप्लाई होता है।